नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं हीरानंदानी ग्रुप के 25 ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे की। दरअसल मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई में एक साथ 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई। पंडोरा पेपर्स में हीरानंदानी परिवार का नाम आया था। टैक्स चोरी के सिलसिले में हीरानंदानी के यहां आयकर छापे पड़े हैं और वो एक या दो जगह नहीं बल्कि 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और ये छापेमारी मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई के अंदर की गई। उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार को कर्ज देने वाली कंपनी पर आंच गिर रही है। दरअसल पुष्पक बुलियन के खिलाफ चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। साईं बाबा गृह निर्मित प्राइवेट लिमिटेड को पुष्पक बुलियन ने कर्ज दिया। बहुमंजिला इमारत पुष्पक बुलियन के 11 आवासीय फ्लैट अटैच किए गए हैं। श्रीधर माधव पाटनकर की कंपनी है साईं बाबा गृह निर्मित प्राइवेट लिमिटेड। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि के भाई हैं श्रीधर माधव पाटनकर और पुष्पक बुलियन पर सोने के बदले, इसको जरा गौर से सुनिए, पुष्पक बुलियन पर सोने के बदले चलन से बाहर हुए नोट लेने का आरोप लगा है। नवंबर-दिसंबर 2016 में 258 किलो सोने के बदले 85 करोड़ 50 लाख रुपए लिए गए थे। पुष्पक बुलियन के साईं बाबा गृह निर्मित प्राइवेट लिमिटेड को 30 करोड़ का कर्ज दिया गया। पुष्पक बुलियन के खिलाफ ईडी ने शुरू की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे। एक तरफ प्रदेश और देश के अंदर तनाव की बात की जा रही है, सामाजिक सौहार्द को खतरा, और दूसरी तरफ बिहार में मुस्लिम परिवार ने मंदिर के लिए दान की है बेशकीमती जमीन। पूर्वी चंपारण में केसरिया के पास बनेगा विराट रामायण मंदिर। 500 करोड़ की लागत से विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर स्थापित किया जाएगा। रामायण मंदिर के निर्माण के लिए 123 एकड़ जमीन की जरूरत थी। इसमें से 103 एकड़ जमीन का अधिग्रहण महावीर मंदिर ट्रस्ट पहले ही कर चुका है। अब पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टर इश्तियाक अहमद खान ने 7 एकड़ जमीन और दे दी। पूर्वी चंपारण में इश्तियाक अहमद खान की 30 एकड़ जमीन, लेकिन रामायण मंदिर के नाम पर उन्होंने अपनी 7 एकड़ बेशकीमती जमीन दान कर दी। और अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में छपे हिमंत बिस्वा शर्मा के लेख। और सवाल यह था कि बीजेपी ने कैसे 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीते हैं, वो कौन सी रणनीति रही, इसके जरिए 4 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई, या कहीं कि चारों राज्य अपने ही खाते में वापस ले। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने राज्य में लागू किया मोदी मॉडल। प्रशासन का मोदी मॉडल जनता के बीच में बेहद लोकप्रिय है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याण की योजनाएं पहुंचती है और इसलिए बीजेपी की ही सरकार लोग चाहते थे, क्योंकि सीधे उनके खाते में पैसा आना या जितनी योजनाएं ऊपर से चलती थी उनका सीधे नीचे के आदमी तक पहुंच जाना। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और उनके इस लेख के जरिए उस रणनीति का उजागर किया गया जिसके जरिए कहा जा रहा था कि वो कौन सी रणनीति जिसके जरिए 4 राज्यों में सरकार बनी, वो दरअसल मोदी मॉडल है। वहीं कांग्रेस में अब शुरू हुआ मेल मुलाकात का दौर। आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, विवेक तनखा से मिली सोनिया गांधी। वहीं पृथ्वीराज चौहान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बुलाया गया था, लेकिन वो आ नहीं सके। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं चौहान, जबकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आने वाले समय में और भी कई नेताओं से सोनिया गांधी मुलाकात करेंगी। आपको याद होगा अगस्त 2020, ये वो महीना जब कांग्रेस के 21 नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। इसके बाद से कांग्रेस में जिंजर ग्रुप के नाम से ये नेता जाने जाते हैं, जिसे हम G23 उस वक्त में कहते थे और अब G21 कहते हैं। अब सोनिया गांधी ने G21 समूह के नेताओं से मुलाकात का दौर शुरू कर दिया, यानी कि कांग्रेस में एकजुटता का संदेश देने के लिए जितने भी असंतुष्ट नेता थे
जो कांग्रेस के आलाकमान पर ही क्वेश्चन उठा रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग कर रहे थे, अब उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी लगातार मुलाकात कर रही हैं। वहीं केरल में बढ़ रहा हाई स्पीड सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट का विरोध। केरल की वामपंथी एलडीएफ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। केरल के नेता विपक्ष यूडीएफ संयोजक वीडी सतीश ने कहा, प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध लोग कर रहे हैं। इससे केरल में शुरू हो सकता है नंदीग्राम जैसा आंदोलन। आपको नंदीग्राम और सिंगूर 2 आंदोलन याद होंगे। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण का जमकर विरोध हुआ था। किसानों ने जमकर विरोध किया था और उसका असर यह देखने को मिला था कि टाटा को बंगाल से गुजरात में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को शिफ्ट करना पड़ा था और वो ड्रीम प्रोजेक्ट था नैनो कार से जुड़ा हुआ, नैनो से जुड़ा हुआ, लखटकिया कार से जुड़ा हुआ। और अब बात करते हैं शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की, उनके बयान की। संजय राउत ने बयान दिया और कहा कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर अनिल देशमुख ने गलती की। महाविकास अघाड़ी सरकार को मंजूर नहीं करना चाहिए था इस्तीफा। महाविकास अघाड़ी को दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, दोबारा इस तरीके की गलती को दोहराना नहीं चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने शुरू की थी जांच और उसके बाद अनिल देशमुख ने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। राउत के मुताबिक जल्दबाजी में देशमुख ने इस्तीफा दिया और उसको स्वीकार करना महाविकास अघाड़ी सरकार की गलती थी और इस गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। और अब बात करते हैं टीओआई के लेख की। गवर्नेंस एंड नेमेसिस। किसी पार्टी को कोई भी नेता सोनिया गांधी की तरह नहीं चला सकता। कार्य समिति में तयशुदा पटकथा, हम तीनों इस्तीफा देने को तैयार। गांधी परिवार कांग्रेस छोड़ सकता है, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बुरी तरह फेल हुए हैं। फिर भी हार के लिए कोई भी उन्हें जिम्मेदार मानने को कांग्रेस के अंदर तैयार नहीं है, या फिर शायद जो जिम्मेदार मान रहे हैं उनकी सुनने को कोई तैयार नहीं है। और इस तरह कांग्रेस नेतृत्व में बना हुआ है डिफीट प्रूफ मैंडेट, या कहें कि डिफीट प्रूफ माइंडसेट क्रिएट किया हुआ है। सोनिया के साथ जुड़ा है बलिदान, लेकिन परिवार से बाहर नहीं है। अपने परिवार में ही कांग्रेस का नेतृत्व तो चाहती है सोनिया गांधी। और 2004 में बीजेपी को रोकने के बाद 2014 में ऐसा क्या हुआ जो देखते ही देखते अर्श से फर्श की तरफ कांग्रेस बढ़ने लगी है। इसको लेकर कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। श्रीलंका तबाही के रास्ते पर, तमिलों का पलायन शुरू और मंगलवार तड़के तटरक्षकों ने नाव में पकड़ा श्रीलंका का तमिल परिवार। फाइबर बोट में धनुषकोडी के पास अरिचल मुलानी पहुंचा है परिवार। श्रीलंका से नाव में 6 सदस्यों का परिवार, 4 माह का बच्चा भी इसमें शामिल है। दरअसल श्रीलंका के हालात पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, 2 वक्त के निवाले के लिए लोग तरस रहे हैं, कुछ ऐसा ही श्रीलंका में भी हो रहा है। श्रीलंका में भयंकर महंगाई का दौर है, बेरोजगारी से लोग परेशान और इसलिए पड़ोसी देश का रुख वो चोरी छुपे रात के अंधेरे में कर रहे हैं। सोमवार रात 10 बजे नाव से पार की थी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा। जरा सोचिए, एक देश में अगर लोग इसलिए पलायन करें कि वहां उन्हें 2 वक्त का निवाला नहीं मिल रहा, तो फिर हालात श्रीलंका में कैसे होंगे, आप अंदाजा लगाएं। और अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसको लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं। सवाल है द कश्मीर फाइल्स को लेकर। सज्जाद लोन ने इस फिल्म को लेकर तंज कसा है। फिल्म को काल्पनिक करार देते हुए सज्जाद लोन ने कहा कि ऐसी फिल्मों के निर्माता देश को नफरत में डुबो देंगे। अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री राज्यसभा जाना चाहते हैं। सज्जाद ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों ने भी परेशानियां झेली।
सिर्फ एक समुदाय के दर्द को ही बताया नहीं जा सकता। अनंतनाग के कोरनाग में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे सज्जाद लोन और उस दौरान उन्होंने बयान दिया। आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मंत्री और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं सज्जाद लोन। बेंगलुरु विकास प्राधिकरण यानी कि बीडीए से जुड़े 9 मध्यस्थों के यहां छापे लगे हैं। मल्लाथा हल्ली में पैतृक मकान का रिमोट ऑपरेटेड द्वार, महंगी गाड़ियां, 4.9 किलो सोना, 15.2 किलो चांदी, 15.2 ग्राम हीरे, महंगी घड़ियां, इसके अलावा गॉगल्स जैसे बहुत सा सामान एसीबी ने छापे में बरामद किया है। इसके साथ ही इन लोगों के यहां से फाइलों का अंबार मिला है। एक दशक पहले जो लोग साधारण थे उनके पास यह संपत्ति का अंबार किस तरीके से लगा, इसकी जांच की जा रही है। बीडीए के अधिकारियों और इन मध्यस्थों में गहरी सांठगांठ का संकेत और उसी के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर से पुष्कर राज स्थापित हो गया है। 8 विधायकों ने मंत्री पद की आज शपथ ली है। देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था और उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है। सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा ने मंत्री पद की शपथ ली। पुष्कर सिंह धामी के मंत्री पद या कहें कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे कई वीआईपी मौजूद रहे। धामी के शपथ ग्रहण में पहाड़ी टोपी में नजर आए प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी का पूरा हाईकमान शपथ ग्रहण के अंदर मौजूद रहा। वहीं उत्तराखंड में एक इतिहास रचने वाला है। उत्तराखंड को पहली बार मिलेगी महिला स्पीकर। रितु खंडूरी बनेंगी उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर और उत्तराखंड की कोटद्वार से विधायक हैं रितु खंडूरी। कांग्रेस के सुरेंद्र नेगी को करीब 3000 वोटों से उन्होंने हराया था। रितु के पिता बीसी खंडूरी 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। सेना में मेजर जनरल के रैंक से रिटायर हुए थे बीसी खंडूरी। 29 जनवरी 1965 को नैनीताल में रितु का जन्म हुआ था। मेरठ के रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने हासिल की। इसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किया। राजस्थान से भी कनेक्शन है। रितु खंडूरी ने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी हासिल किया है। रितु के पति राजेश भूषण बिहार कैडर के आईएएस अफसर हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी को झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई, 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई। एक दिन पहले मंगलवार को न्यायिक हिरासत में लिया था। लगातार 3 बार से प्रतापगढ़ सीट से एमएलसी निर्वाचित होते आ रहे हैं अक्षय प्रताप। जनसत्ता दल के प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निरस्त किया जा सकता है नामांकन पत्र। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के करीबी हैं अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी। दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर एशले बार्टी ने टेनिस को अलविदा कह दिया है, यानी कि संन्यास ले लिया है। एशले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में ही प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास ले लिया है। एशले ने 4 साल में 3 ग्रैंड स्लैम और इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है।
ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज टेनिस प्लेयर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर संन्यास लेने की घोषणा की। भाटी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, आज का दिन मेरे लिए मुश्किल दिन है क्योंकि मैं टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर रही हूं। मुझे इस खेल ने जो भी दिया है उसके लिए मैं इसका आभारी हूं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। नंबर 1 टेनिस प्लेयर एशले ने अचानक फैसले से सभी को चौंका दिया है और ये टेनिस प्रेमियों के लिए एक बड़ा झटका है। यूपी के कुशीनगर में जहरीली टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। आपसी विवाद के चलते बच्चों को जहरीली टॉफी खिलाने का आरोप है। बच्चों को घर के बाहर पड़ी मिली थी कुछ टॉफियों में इतना जहर था कि जमीन पर पड़े उनके कवर पर बैठी मक्खियां भी मर गईं। परिजनों ने गांव के ही 3 लोगों पर बच्चों की हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। कसिया थाना क्षेत्र के कुड़वा दिलीप नगर सिसई लठाईत टोला गांव की घटना है। 1 साल पहले भी मृतकों के रिश्तेदारों के यहां कुछ ऐसी ही घटना घटी थी और उसमें भी 4 मासूमों की कुछ इसी तरीके से मौत हो गई थी। 4 मासूम बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदनाएं जाहिर की। और अब बात करते हैं राजस्थान में गेहूं खरीद को लेकर बड़ी खबर की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बैठक ली। खाद्य एवं नागरिक खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक ली। राजस्थान में गेहूं खरीद प्रक्रिया की स्पीकर बिरला ने समीक्षा की और बैठक में सांसद निहाल चंद भी मौजूद रहे। बिरला के निर्देश पर राजस्थान में एमएसपी पर गेहूं और बाजरे की खरीद होगी। स्पीकर बिरला का निर्देश है कि राजस्थान में एमएसपी पर सारा गेहूं खरीदे एफसीआई। राजस्थान में एमएसपी पर सारे गेहूं की समयबद्ध तरीके से एफसीआई खरीद करे। राजस्थान में बरसात आने से पहले खरीद की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि फिर जब बारिश का दौर शुरू होता है तो फिर अनाज बर्बाद होता है, बारिश में भीग जाता है। गेहूं खरीद प्रक्रिया में किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा कांटे एफसीआई लगाए। ऑनलाइन टोकन जारी करने के लिए कैंप एफसीआई लगाए। छोटी अवधि के टोकन जारी करें ताकि किसान को लंबा इंतजार ना करना पड़े। जहां गेहूं की ज्यादा आवक है वहां एक से ज्यादा ठेकेदारों को मौका दे दिया जाए। किसानों को जल्द भुगतान के लिए भी राजफेड और तिलम संघ से बात की जाए। कोटा की तर्ज पर बूंदी में भी आड़त के जरिए गेहूं की खरीद की जाए। वार्षिक यात्रा से पहले श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। पहले बोर्ड में 10 सदस्य थे, इस बार बोर्ड में 8 सदस्य शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका पुनर्गठन किया है। पिछले बोर्ड में 7 सदस्य बाहर से थे, 3 सदस्यों को नए बोर्ड में जगह मिली। स्वामी अवधेशानंद गिरी, डीसी रैना, कैलाश मेहरा, के.एन. रॉय, के.एन. श्रीवास्तव, पीतंबर लाल गुप्ता, प्रोफेसर विष्णु मूर्ति शास्त्री। इसके अलावा शैलेश रैना श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सदस्यों में शामिल किए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।